हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन ग्रोथ स्टडी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। चलिए, आज हम मनोविज्ञान में एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, एक नया अध्याय शुरू करेंगे। वो है टीचिंग, मतलब शिक्षण। हालांकि उम्मीद करते हैं कि अब बहुत सारे लोग होंगे कि जो भी मतलब विद्या मतलब टीचिंग में के दौरान मतलब जो बीएड बीटीसी या डीएलएड करते होंगे, किए होंगे, तो वहां से आपको भी मतलब ये जो है टीचिंग वाला प्रोसेस से आप भी वहां गुजरे होंगे। मतलब आपको विद्यालय में मतलब प्राइमरी लेवल में या 1 से 8 वाले लेवल में आपको टीचिंग के लिए वहां भेजा जाता रहा होगा। तो वही सब चीज होता है भेजने से पहले है इसमें है कि अगर आप वो जा रहे हैं वहां, तो आपको क्या क्या इस मतलब फॉलो करना होगा। मतलब वो तो वहां कर रहे होंगे। बल्कि आप अगर यहाँ पर एक फुल टीचर बन जाते हैं, मतलब प्रॉपर रूप से अगर टीचर बनते हैं आप, तो आपको क्या क्या चीजों को फॉलो करना चाहिए, वो सब चीजें जो है इसमें में बताया गया। अगर आप इसको अच्छे से फॉलो करते हैं तो यकीन मानिए आप कहीं भी रहेंगे, किसी भी मतलब इस विद्यालय में अगर आप पकड़ते हैं, चाहे सरकारी हो प्राइवेट हो, आपको जो है वहाँ जो है बच्चे भी खूब लाइक करेंगे, बच्चे का अभिभावक भी आपको पसंद करेंगे, और बाकी वहाँ का जो स्टाफ होगा, जो मैनेजमेंट होगा, वो भी आपसे हमेशा प्रसन्न रहेगा। ठीक है, तो इसको चलो देखते हैं भाई इसमें क्या क्या चीजें हैं। तो देखते हैं क्या टीचिंग, क्या है शिक्षण। इसको चलो हम शुरू करते हैं। एक चीज और, यहाँ से जो एग्जाम में भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि जो है जो सीटेट वगैरह जो बनता है क्वेश्चन, यहाँ का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट खूब सारा वो यूज करता है यहाँ से। ठीक है, तो बाकी जो है जैसे और जैसे यूपीटेट वगैरह हो गया, डी ट्रिपल एस कीवीएस वगैरह हो गया, तो यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनता है। बिना यहाँ से क्वेश्चन उठाए हुए उसका वो मतलब पेपर अधूरा ही रहेगा, वो पूरा कभी हो ही नहीं सकता। इसलिए इसको आप अच्छे से ध्यान से तो है सुनिएगा एक दो बार, क्योंकि यहाँ जो है इसको डिस्क्राइब नहीं किए हैं मार्क्स। ठीक है, मतलब पॉइंट पॉइंट मतलब हम लिखे हैं, और आप जो है ध्यान से सुनिएगा। बहुत कठिन चीज नहीं है, बहुत आसान है। उम्मीद करते हैं बहुत लोग जानते भी होंगे, और जानते होंगे तो बहुत अच्छी बात है। नहीं जानते हैं तो आप आराम से इत्मीनान से सुनिएगा, और हो सके तो आप जो है मतलब कॉपी पेन में मतलब कॉपी से अपने कॉपी में जो है आप उसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। आपको जो थोड़ा थोड़ा हिंट करेंगे है उसको भी आप पॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं भाई टीचिंग क्या है। टीचिंग मतलब शिक्षण। शिक्षण क्या है कि वही जो अध्ययन अध्यापन करते हैं, जो बच्चों को पढ़ाते हैं, नॉर्मली वही जो है टीचिंग होता है। चलिए अब इसके कॉन्सेप्ट देखते हैं क्या होता है। देखिए, जो परंपरागत इसका जो दो अर्थ होता है, एक परंपरागत अर्थ होता है, एक आधुनिक अर्थ। पहले क्या समय होता था कि जो परंपरागत मतलब जो पहले होता था, जब ये टीचिंग वगैरह को कॉन्सेप्ट नहीं था, जब ट्रेंड टीचर नहीं होते थे, तो ऐसा माना जाता था कि परंपरागत अर्थ में कि बच्चे को जो है जो भी पाठ्य पुस्तक में है, जो भी पाठ्यक्रम में है, उसको किसी तरह जो है बच्चे को उसका ज्ञान करा दीजिए, आप उसको रटा दीजिए, याद करा दीजिए। उसी को टीचिंग या उसी को शिक्षण माना जाता था। इसके लिए जो है अध्यापक किसी भी विधि का प्रयोग कर सकता था। समानता इसमें जो देखा जाता था, जो विधि होती थी शिक्षण की, वो अध्यापक केंद्रित होता था। ठीक है, अब इसको मतलब यहाँ लिख भी सकते हैं। अब जान जाइए यहाँ कि जो क्या होता है, बच्चे को क्या हो, ज्ञान को जो है याद करा दिया जाए। क्या करे किया जाए, याद करा दिया जाए उसको, या रटा दिया जाए उसको। ठीक है, और क्या होता था, ये शिक्षक केंद्रित होता था। क्या था, ये शिक्षक केंद्रित होता था। ठीक है, ये शिक्षक केंद्रित होता था। ठीक है, आप इतना समझिए, बच्चों को किसी भी तरह याद करा दीजिए या रटा दीजिए, और ये विधि जो होती थी शिक्षक केंद्रित होती थी। ठीक है, इसके लिए शिक्षक स्वतंत्र होता था, वो कुछ भी कर सकता था। बच्चे को कितना भी हो, उसको मार कर पीट करके डांट कर जो है, तो किसी भी तरह जो है बस याद करा दो, रटा दो, उसी को ज्ञान माना जाता था। लेकिन जो आधुनिक समय जब आया, मॉडर्न इसका जो मीनिंग से जब हुआ, तो ये हुआ भाई नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चे को सिर्फ याद करा देना, रटा देना ही जो है एक अच्छी टीचिंग या अच्छा शिक्षण विधि नहीं माना जा सकता। इसके लिए क्या कहा, इसमें इसने बताया जो है कि बच्चे को जो है कि आप याद करा दीजिए, रटा दीजिए, ये महत्वपूर्ण नहीं है। आप जो है बच्चे को जो ऐसे अवसर या ऐसे इन्वायरमेंट तैयार करिए कि बच्चे जो है अपनी प्रकृति या अपनी प्रकृति की अवस्था के अनुसार वो समस्याओं का समाधान करने की योग्यता खुद ही वो अर्जित कर सके। ठीक है, इन क्या कहा गया है, आप बच्चे को जो है ऐसी जो है ऐसे वातावरण जो है आप या ऐसे अवसर आप उपलब्ध कराइए कि बच्चे जो है अपनी समस्या का समाधान करने की जो प्रकृति है वो खुद ही जो है वो डेवलप कर सके। ठीक है, तो इस तरह जो है इसमें क्या होता है, इसमें जो है क्या कहते हैं, बाल केंद्रित शिक्षा विधि इसमें होता है। मतलब बच्चे को केंद्र बिंदु रख कर जो है आप जितनी भी टीचिंग प्रोसेस जो भी फॉलो करते हैं, बच्चे के जो है रुचि हो गई, उसकी जो है योग्यता हो गई, उसकी क्षमता हो गई, उसकी व्यक्ति भिन्नता हो गई,
उसकी बुद्धि लब्धि हो गई, व्यक्तित्व हो गया, मतलब जितने भी तरीके हैं उसको आप सबको केंद्र बिंदु में रखकर ही जो है आप टीचिंग मतलब शिक्षण को अपनाइए। ठीक है, आप शिक्षण को अपनाने से पहले क्या है, तमाम तरीके जो शिक्षण विधियां हैं, जो शिक्षण सूत्र है, उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, आप इसमें आपकी मनमर्जी नहीं चलेगी, आपको जो बच्चे के अकॉर्डिंग आपको चलना होगा। ठीक है, तब चलो इसको मैं शॉर्ट में आपको बता देते हैं क्या होता है। आपको ऐसे अवसर उपलब्ध कराओ, क्या है, ऐसे अवसर उपलब्ध कराओ, ठीक है, कि बच्चे जो है समस्या का समाधान स्वयं वो कर सके। ठीक है, तो ऐसे अवसर उपलब्ध कराओ, इसमें क्या होगा, ये क्या होगा, ये बाल केंद्रित होती है। क्या है, बाल केंद्रित शिक्षा विधि ये होती है। ठीक है, इसी को बाल केंद्रित कहा जाता है। इसमें मतलब अध्यापक से उम्मीद किया जाता है, इसमें जो अध्यापक होता है बच्चे के लिए क्या होता है, पथ प्रदर्शक होता है, मार्गदर्शक होता है, या उसका सुगमकर्ता के रूप में वो होता है। ये क्वेश्चन अक्सर सीटेट में बहुत बार पूछा गया है कि एक अध्यापक को किस रूप में होना चाहिए, उसमें ऑप्शन रहता है सुगमकर्ता या मार्गदर्शक या जो है पथ प्रदर्शक के रूप में उसे होना चाहिए। और इसके लिए जो है बच्चे को जो है तमाम तरह के उसको ऐसे अवसर उपलब्ध कराने चाहिए कि ताकि वो समस्या का समाधान वो स्वयं से करना सीख जाए। ठीक है, या ऐसी योग्यता उसमें अर्जित हो जाए। ठीक है, ये चीज तो आपको बता दी है। अब देखते हैं इसमें हम आपको कुछ कथन है, कुछ आर्गुमेंट दिए गए हैं, कुछ मनोवैज्ञानिक लोग हैं वो क्या कहते हैं। पहले एक है मन, है मन आप कहिए, इनको मैंड भी कहा जाता है। ये क्या कहते हैं भाई, ये बोलते हैं जो है जो शिक्षण है, शिक्षण बताना नहीं है। शिक्षण आपको हम बता दिए, अब ऐसा 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 कर लो, वो शिक्षण नहीं है। शिक्षण क्या है, शिक्षण बताना नहीं बल्कि प्रशिक्षण है। क्या है, शिक्षण बताना नहीं। आपको हम यहाँ नोट डाउन कर देते हैं, शिक्षण जो है, शिक्षण भाई साहब, शिक्षण बता क्या है, शिक्षण नहीं बताना नहीं बताना नहीं भाई, बल्कि जो है क्या है, प्रशिक्षण है। क्या है, प्रशिक्षण है। ठीक है, शिक्षण बताना नहीं बल्कि प्रशिक्षण है। ठीक है, ये कहते हैं, समझ में आया, तो ये हो गया। अब देखते हैं इसमें जो है इनका मैन वाला हो गया। अब देखते हैं बर्टन महोदय क्या कहते हैं। ठीक है, तो बर्टन महोदय कहते हैं शिक्षण सीखने के लिए, क्या कहते हैं बर्टन, शिक्षण सीखने के लिए जो है, ये क्या कहते हैं, बर्टन महोदय हैं, कहते हैं शिक्षण सीखने के लिए क्या है, आपको शिक्षण अगर सीखना है, सीखने के लिए जो है, सीखने के लिए जो है क्या होना चाहिए, क्या कहते हैं, प्रोत्साहन, प्रोत्साहन। ठीक है, प्रोत्साहन होना चाहिए, पथ प्रदर्शक, पथ प्रदर्शक। ठीक है, शिक्षण, तीन चीजें ये बोलते हैं। ठीक है, कि शिक्षण सीखने के लिए प्रोत्साहन, प्रेरणा, पथ प्रदर्शक है। ठीक, ये चीज हो गया। अब देखते हैं जॉन डीवी, जॉन डीवी को बहुत महत्वपूर्ण है, अगर आप बीएड वगैरह कर रहे होंगे, बीटीसी वगैरह, तो यहाँ खूब ये पूछता है कि जॉन डीवी का अनुसार शिक्षण क्या है। शिक्षण बताते हैं जॉन डीवी जो है, शिक्षण त्रिमुखी प्रक्रिया। क्या है, त्रिमुखी प्रक्रिया है, जिसमें जो होता है अध्यापक होता है, छात्र होता है और पाठ्यक्रम होता है। क्या होता है, ये बोलते हैं जॉन डीवी। देखिए इनके दो नाम है, दो शब्दों का नाम है, तो आप समझिए कि त्रिमुखी कहते हैं, मतलब त्रिमुखी है ये। क्या बोलते हैं, त्रिमुखी। त्रिमुखी में क्या क्या बताते हैं कि तो अध्यापक हो गया एक तरफ, ठीक है, अध्यापक हो गया, ठीक है, अध्यापक यह है, तो अध्यापक हो गया, फिर इधर जो है छात्र, और यह क्या है, पाठ्यक्रम। क्या है, पाठ्यक्रम हो गया, मतलब सिलेबस उसका हो गया। ठीक, अब देखते हैं जॉन एडम्स क्या कहते हैं। देखिए इनका नाम तीन शब्दों का है, साढ़े तीन अक्षरों का है, तो लेकिन क्या कहते हैं, दो मुखी प्रक्रिया बताते हैं। क्या होता है, दो मुखी है। ठीक है, द्विमुखी या दो मुखी, आप जो भी कह सकते हैं, दो मुखी है। इसमें क्या कहते हैं भाई, सिर्फ एक तरफ छात्र होगा, एक तरफ जो शिक्षा, बस इसी को मानते हैं, बाकी सिलेबस वेलेबस की कोई ये बात ही नहीं करते। ठीक है, ये दो मुखी प्रक्रिया बताते हैं। इस तरह देखा जाए तो शिक्षण को आपने बता दिया, शिक्षण के अर्थ, परिभाषा, कथन क्या, कौन कौन क्या मतलब दिए हैं मनोवैज्ञानिक लोग, तो ये चीज आप ध्यान देते रहिएगा। इसमें जो है रायबर्न है, रायबर्न का भी मतलब अगर कभी डीबी न रहे तो रायबर्न भी आप जानते रहिए। ठीक है, अब एकदम से अब देखते हैं कुछ शिक्षण सूत्र है। क्या है, कुछ शिक्षण सूत्र है। अब देखते हैं क्या क्या शिक्षण सूत्र हैं। ये तो हमेशा जो है मतलब ये कारगर होता है किसी भी एग्जाम में, और अब नहीं भी एग्जाम में आता है, तो अगर आप एक अच्छा टीचर बनना चाहते हैं, बढ़िया अच्छा मतलब कि बच्चे आपको लाइक करें, अध्यापक मतलब आपका रिस्पेक्ट हर जगह हो, तो इसके लिए आपको ये मेथड को जानना बहुत जरूरी है। नहीं तो क्या है कि बस आप वही काम चलाऊ वाले टीचर बनेंगे, बस भाई कि बस आप किसी तरह सिलेबस पूरा करेंगे और बच्चे किसी तरह आपको झेलेंगे और आप बच्चे को झेलेंगे।
ना आपको पढ़ाने में उतना इंटरेस्ट आएगा, ना ही बच्चे को जो है आपसे पढ़ने में उनको इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, तो इसी अगर ऐसी ये सब चीज का नॉलेज नहीं रहता है तो वही है, बच्चे जो है विद्यालय से पलायन कर जाते हैं, फिर बच्चे जो है मतलब उनको इंटरेस्ट नहीं होता, वही धीरे धीरे बच्चे पिछड़ते हुए चले जाते हैं। ठीक है, इसलिए आपको इस सब चीज को ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अगर आप अच्छा टीचर बनना चाह रहे हैं। ठीक है, तो पहला क्या कहता है भाई, शिक्षण सूत्र में क्या प्रयोग करना चाहिए। पहला कहता है सरल से जटिल की ओर। इसमें क्या होता है कि जो बच्चे को कोई भी चीज आपको समझाना हो तो पहले उसके सरलतम चीजों को बताइए, जब जैसे जैसे सरल चीजों को सीखता जाए उसके बाद जो कठिन चीजों को आप बताइए, क्योंकि आरंभ में जो बच्चे का जो बौद्धिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, उसका उतना नहीं हुआ रहता है। वो धीरे धीरे जो है वो उसका डेवलपमेंट होता है उसके मानसिक विकास का। जैसे जैसे उसका मानसिक विकास होता जाता है, उसे धीरे धीरे आप जो उसको कठिन चीजें बताना शुरू कर दीजिए। कैसे सेक्शंस ये है, जैसे प्राइमरी लेवल का बच्चा है, मान लीजिए एक क्लास जो है केजी का बच्चा है, और आप उसको सीधे जो है भाग गुणा बताना शुरू कर देंगे तो उसको नहीं समझ में आएगा ना। तो कहने मतलब यही है कि बच्चे को पहले सरल सरल चीजें बताइए, उसके बाद जब उसको समझना शुरू कर दे उसके बाद भी आप कठिन चीजों को बताइए। ठीक है, ये चीज कहने का मतलब है कि पहले बच्चे को सरल चीजें बताइए, समझाइए, उसके बाद जो है कठिन चीजें जटिल चीजों को बताना शुरू करिए। ठीक है, अब कहता है कि अज्ञात से अज्ञात की ओर। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ज्ञात से अज्ञात की ओर कहने मतलब होता है कि कोई भी बच्चा होता है, बालक होता है, उसको कोई ना कोई चीजें याद होती हैं, कोई ना कोई चीजें वो जानता है, क्योंकि वो चीजें क्या अपने परिवार से, अपने आसपास पड़ोस से, ठीक है, अपने माता पिता से या अपने गार्जियन से कोई ना कोई चीजें वो सीखा रहता है, देखा रहता है। तो इसे कहने मतलब जो भी चीज आपको सिखाना हो बताना होता है, कोशिश करिए कि जो चीज उसको आ रही है तो पहले से जो नॉलेज है उसी से जो है उसको जोड़ करके, और जो चीज उसको नहीं पता है उसी से आपको रिलेट करके जो है उसको आप बताइए। ठीक है, इसे कह रहे हैं ज्ञात से अज्ञात की ओर। बच्चे को जो चीज पहले ज्ञात है पहले उसके बारे में आप बताइए, उसके बाद जो है आप उसको अज्ञात चीज बताइए। जैसे आपको बच्चा हुआ, उसके घर में सेब आता है, ठीक है, तो सेब को जानता है, ठीक है, तो आप उसको जो आप अगर इंग्लिश वर्जन बताएंगे आप उसको तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, तो वही उसको बताइए जो एप्पल। अब आप एप्पल एप्पल को रटा रहे हो, और डॉग डॉग बता रहे हो, एलिफेंट एलिफेंट बता रहे हो, आप उसको हिंदी नहीं बता रहे हो, तो क्या बच्चा हमेशा कंफ्यूज रहेगा कि एक डॉग अलग होता है, वो सोचेगा कुत्ता अलग होता है। इसलिए आप उसको बताइए भाई जो आप तुम जानते हो, जो कुत्ता हो, जो कुकुर जो होता है, जो तुम्हारे आसपास घूमता रहता है या जो तुम खुद पाले हो तुम्हारे घर में है, तो वही सी को कुत्ता को डॉग बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, वही कहना जो चीज को ज्ञात है उसी चीज को आधार बनाकर अज्ञात चीजों को बताइए, समझाइए। ठीक है, इसमें जो होता है ये सबसे ज्यादा जो है जब टीचिंग आप करते हैं तो इसको प्रस्तावना कौशल में इसका प्रयोग किया जाता है। क्या, हाँ, प्रस्तावना कौशल में, प्रस्तावना कौशल में इसका यूज मतलब प्रयोग किया जाता है, प्रस्तावना कौशल में। ठीक है, तो खूब प्रयोग किया जाता है। ये टेट में कई बार एग्जाम पूछा हुआ है कि प्रस्तावना ज्ञात से अज्ञात में किस विधि का प्रयोग करते हैं, तो ज्ञात से अज्ञात की हो, या प्रस्तावना कौशल में किस सूत्र का प्रयोग करते हैं, तो ज्ञात से अज्ञात, या ठीक है जो भी आप समझिए, ये चीज आप जानते रहिए। ठीक है, तो आप जैसे प्रस्तावना कौशल जब आप टीचिंग करने जाते हैं, नहीं कहते नहीं आप बच्चे को 2-3 क्वेश्चन ऐसे पूछिए, जो है ऐसे इन्वायरमेंट तैयार करिए कि बच्चे से ही वो जो है क्या कहते हैं क्वेश्चन क्रिएट करिए, फिर आप जो उसको पढ़ाना शुरू करिए। ठीक है, ये चीज हो गया। अब देखते हैं आपको अगला क्या है, मनोवैज्ञानिक क्रम से तार्किक ज्ञान की ओर। ठीक है, मनोवैज्ञानिक क्रम, आप देखिए इसमें क्या है, बालक को कोई भी अगर आपको पाठ्य पुस्तक या कोई भी मतलब अध्याय पढ़ाना है तो आप जो है सीधे पढ़ाना मत शुरू कर दीजिए। इससे क्या है कि बच्चे के पहले आप जो है आप उसकी मानसिक रुचि जो है, उसकी योग्यता, उसकी मानसिक रुचि, उसकी आवश्यकताएं, उसकी व्यक्तिगत भिन्नताओं को आप ध्यान में रखिए। ठीक है, उसको व्यक्तिगत भिन्नता इस सबको ध्यान में रखते हुए जो है आप जो है क्या कहते हैं कोई भी आप पहले ध्यान रखिए, तब आप जो है तार्किक ज्ञान को आप उसको बताइए। ठीक है, ये इसमें कह रहे हैं बालक की रुचि, आवश्यकताएं और व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखते हुए ही जो है आप उसको तार्किक ज्ञान उपलब्ध कराएं। ठीक है, ये चीज हो गया। अब देखते हैं इसमें क्या है, विशिष्ट से सामान्य की ओर। क्या है, विशिष्ट से सामान्य की ओर। देखिए इसमें क्या कहता है कि अगर बच्चे को, इसमें क्या विशिष्ट का सामान्य की ओर आप समझिए, इसका जो प्रयोग किया जाता है ये कहते हैं पहले उदाहरण बताओ बच्चे को। क्या कहते हैं, उदाहरण बताइए। ठीक है, उदाहरण बताइए, फिर उसके बाद जो आप नियम बताइए। ठीक है, इसमें क्या है कि बच्चे को अगर कोई नियम सिद्धांत अगर आपको समझाना है तो उसी बच्चे से रिलेटेड जो है, बच्चे के इन्वायरमेंट से संबंधित जो आप कोई उदाहरण प्रस्तुत करिए, फिर उसको बताइए। पहले उदाहरण बताइए, फिर जब उसको अच्छे समझ जाए तब आप उसको जो है नियम में आप उसको चलो
बदल कर बता दीजिए। ठीक है, इसी कहते हैं विशिष्ट से सामान्य की ओर में क्या होता है, उदाहरण से नियम की ओर होता है। इसी में जो क्या कहते हैं, ये जो विधि होती है, ये सूत्र जो है, इसमें जो है आगमन विधि का प्रयोग होता है। इसमें क्या है, आगमन विधि का ये प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगमन विधि भी आपको आगे हम बताएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन कई बार पूछा है कि आगमन विधि में किस चर सूत्र का प्रयोग किया जाता है, तो विशिष्ट से सामान्य की ओर। ठीक है, या उदाहरण से नियम की ओर किस विधि में प्रयोग किया जाता है, तो जो है विशिष्ट से सामान्य की ओर। ठीक है, ये भी चीज आप जानते रहिए। ठीक है, अब जैसे इसके जस्ट क्या है सामान्य से विशिष्ट का नियम। क्या है, सामान्य से विशिष्ट का नियम, इसके ये जस्ट उल्टा हो जाता है। इसमें क्या कहता है कि आप जो है पहले जो है बच्चे को क्या करिए, पहले आप नियम बताइए। ठीक है, आप नियम बता दीजिए, फिर जो आप उदाहरण प्रयोग करिए। ठीक है, जैसे मैथ वगैरह में होता है कि पहले सूत्र लिख देते हैं, उसके बाद वो तमाम जो है उदाहरण का प्रयोग करते हैं। जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर बता देंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो यही सब चीज होता है। तो और ये चीज आप जानते रहिए। ठीक है, तो ये हो गया। तो अब देखते हैं इसका जो प्रयोग करते हैं, इसका जो प्रयोग होता है वो निगमन विधि में होता है। कहाँ होता है ये, निगमन विधि में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, निगमन विधि का आप इसका जस्ट उल्टा होता है। ठीक है, इसमें भी वही है, डायरेक्ट नियम नहीं बता देंगे। कहने मतलब पहले बच्चे से संबंधित जो है जो क्वेश्चन वगैरह पूछेंगे या उसके ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे कि जो है फिर वहीं से जो है कुछ मतलब उसी के उदाहरण से जो है बच्चे से जीवन से संबंधित जो उदाहरण होंगे उसी से एक नियम स्थापित कर लेंगे। फिर जो है वो क्या कहते हैं, फिर उदाहरण बताएंगे। ठीक है, ये कहते हैं इसको निगमन विधि में प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं आगे वाले देखते हैं, पांचवा छठा जो क्या कहता है, अनुभव जन्य से तार्किक क्रम की ओर। अनुभव जन्य से तार्किक क्रम की ओर, देखिए इसमें वही है कि जो बालक होता है अपने जो वो भी जो है आता है जब क्लास में, जैसे जीन प्याजे कहते हैं कि जो बच्चा होता है वो जो क्या कहता है, अपने जो इन्वायरमेंट होता है, अपने जो वातावरण होता है, घर का, परिवार का, पड़ोस का, वहाँ जो बहुत सारी चीजों को सीखा रहता है, वह चीजों को जानता रहता है। तो वही कहते हैं कि बच्चे जो भी मतलब अनुभव किए हैं, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से देख कर जो उसको सीखे, मतलब निरीक्षण करके सीखे हैं, या उसको डायरेक्ट अनुभव करके सीखे हैं, तो क्या होता है वो सब अस्त व्यस्त होता है, वो कोई उसका क्रम नहीं होता है। तो उसी को जो है ध्यान में रखते हुए जो है आप उसको तार्किक क्रम से आप उसको मतलब जोड़िए। जैसे कहता है उसमें होता है कि जैसे गर्मी पड़ती है, ठीक है, गर्मी पड़ता है, फिर बादल बनता है, फिर जो है क्या होता है बरसात होती है। ठीक है, तो वही कह रहा है उसको ये चीज अनुभव होता है। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है अनुभव से तार्किक क्रम की ओर। ठीक, ये चीज हो गया। अब देखते हैं अगला क्या है, इसमें क्या कहते हैं, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। क्या है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या है, स्थूल से सूक्ष्म। सूक्ष्म जैसे नाम से स्पष्ट है, स्थूल मतलब बड़ा सा कोई चीज हो जो आपको सामने दिखता हो, तो कहे कहने मतलब है जो बड़ी बड़ी चीजें हो, जो स्थूल हो, जो मूर्त चीज हो। ठीक है, जो बड़ी चीजें हैं इसे कहता है जो स्थूल से सूक्ष्म की ओर। पहले बड़ी बड़ी वस्तुओं के बारे में बताओ जो जानता हो, फिर जो आप सूक्ष्म चीजों के बारे में उसको आप बताइए। ठीक है, ये चीज हो गया। अब देखते हैं इसमें क्या कहता है, मूर्त से अमूर्त की ओर। क्या कहता है, मूर्त से अमूर्त की ओर। मूर्त से अमूर्त की ओर कहने मतलब है वही कह रहा है, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है, वही चीजें हैं। मूर्त से अमूर्त मतलब है कि जो चीजें पहले उसके सामने प्रत्यक्ष रूप से दिखती हैं, वो जानता है, उसके बारे में आप बताइए। फिर जो जो चीजें मतलब वो नहीं जानते, जो इमेजिनरी वाली है, तब आप उसके बारे में आप बताइए। ठीक है, तो इसमें जो होता है सबसे ज्यादा क्या होता है, इसमें सहायक सामग्री को इसमें सबसे ज्यादा प्रयोग होता है। क्या है, सहायक सामग्री का इसमें प्रयोग होता है। ठीक है, सहायक सामग्री का। ठीक है, ये चीज आप जानते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अनिश्चित से निश्चित क्रम की ओर। फिर वही बताया, इसमें बता गया तो बालक जो है आरंभ में जो भी चीज सीखा रहता है, जो भी बच्चा वो सीखा रहता है, क्या होता है उसका जो ज्ञान होता है वो अनिश्चित होता है। उसी को क्या होता है, निश्चित क्रम में व्यवस्थित करना ही जो है अनिश्चित से निश्चित क्रम का वो ये होता है। ठीक है, ये चीज हो गया। अब देखते हैं इसके आगे वाला क्या है, एक बोलता है आगे वाला पूर्ण से अंश की ओर। ठीक है, देखिए ये लोग आप शिक्षण विधि में पढ़े भी होंगे, नहीं होगा तो इसको थोड़ा बहुत जानते भी होंगे आप, तो ही चीज बता रहे हैं। ये भी बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जानना चाहते हम। तो ये क्या कहता है, दसवां पूर्ण से अंश की ओर। देखो नाम से स्पष्ट, पहले पूर्ण फिर अंश, मतलब किसी चीज को पहले
पूरी तरीके से आप समझाइए, पूरा बताइए, फिर उसको छोटे छोटे टुकड़ों में उसको बात बांट दीजिए। ठीक है, ये कहने का मतलब है कि जैसे पूर्ण से अंश की ओर, जैसे आप कोई कहानी बताना हो, ठीक है, कहानी क्या है, ज्यादातर एक कविता या में या दोहा में ज्यादा प्रयोग होता है। जैसे पूरा दोहा पढ़ लेंगे, फिर दोहा पढ़ने के बाद क्या एक एक लाइन को उसको डिस्क्राइब करते हैं, एक एक लाइन का अर्थ बताते हैं। वही ये कहता है कि पूर्ण से अंश की ओर में जो होता है, इसीलिए जो है इसको जो है गेस्टाल्टवादी विधि में ये ज्यादा प्रयोग किया जाता है। देखिए गेस्टाल्टवादी क्या है, गेस्टाल्टवादी जो एक जर्मन भाषा का शब्द होता है, जिसका मतलब होता है समग्र आकृति या जो है पूर्णाकार। ठीक है, इसमें क्या होता है, बच्चा किसी भी चीज को पहले पूरे परिप्रेक्ष्य में उसको आप समझाइए, फिर उसको टुकड़े टुकड़ों में बात बांट करके उसको बताइए। ठीक है, ये हो गया। इसमें क्या आप लिख सकते हैं कि ये जो है गेस्टाल्ट वादी विधि में ये प्रयोग होता है। ठीक है, गेस्टाल्ट वादी। ठीक, अब देखते हैं प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। वही चीज आ गया ना, पहले बच्चे को जो चीज ज्ञात हो, जो चीज जानता हो, प्रत्यक्ष हो, तो उसी को जो है आधार बनाकर जो अप्रत्यक्ष चीजों को आपको समझाना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, देखिए विश्लेषण संश्लेषण खूब कंफ्यूज होता है कि देखिए जैसे विश्लेषण होता है, विश्लेषण मतलब समझिए विभाजित करना। ठीक है, कोई चीज को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर दो, फिर जो संश्लेषण मतलब उसको जो है एकजुट कर दो, इसी को कहते हैं विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। कहने मतलब है कि विश्लेषण मतलब कोई भी टॉपिक पढ़ाना हो तो आप उसको छोटे छोटे टुकड़ों में उसको आप विभाजित करिए, फिर जब उसको विभाजित कर दिए फिर आप उसको सबको जोड़ कर जो है फिर उसको संश्लेषित करके जो है आप उसको बच्चे को समझाइए, बताइए। यही चीज होता है, जैसे हमने बताया ना कि जैसे दोहा होता है, पहले तो खंडों खंडों में बांट देंगे, फिर उसको आप समझाएंगे। तो देखिए जब यहाँ से जो है खंडों खंडों में बांट दिए, ठीक है, खंडों खंडों में बांट दिए, फिर लास्ट में जो होता है उसका जो संदर्भ होता है, नहीं है कहते संदर्भ या प्रसंग जो होता है, तो वही चीज होता है ना, प्रसंग में क्या आता है कि उसका जो है समग्र चीज बताइए, उसका थीम क्या है। वही कह रहा है कि क्या है कि विश्लेषण संश्लेषण की पहले बच्चे को कोई भी जैसे कविता में आप समझिए जो है जैसे दोहा है, पूरा खंड खंड टुकड़ों में आपने बताया उसको, फिर लास्ट में क्या कहते हैं उसका कंक्लूजन कर दीजिए। ठीक है, सबको एक साथ जोड़ करके समझा दीजिए, वही कहता है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। ठीक है, अब देखते हैं आगे वाले विधि में क्या है, ये शिक्षण विधि में टीचिंग मेथड में क्या कहता है। देखिए ये शिक्षण सूत्र था और ये जो शिक्षण विधि है। ठीक है, अब देखते हैं शिक्षण विधि टीचिंग मेथड में क्या होता है, ये आगमन विधि है। क्या है, आगमन विधि, या इसे कहते हैं इंडक्टिव मेथड। ठीक है, इंडक्टिव मेथड। ठीक है, इंग्लिश में भी आप समझते रहिए, इंडक्टिव मेथड। इसमें क्या कहता है, ये भी आप इतना जानिए। इसमें सबसे पहले क्या होता है, उदाहरण उदाहरण का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण से जो है नियम की ओर यहाँ चलते हैं। ठीक है, और इस विधि को जो प्रतिपादन किए थे, कौन किया था, अरस्तु महोदय ने इसको भी बताया था। ठीक है, इसमें मेनली देखा जाता है तो तीन शिक्षण विधियों का मतलब तीन शिक्षण सूत्र का प्रयोग यहाँ भी किया जाता है। ठीक है, एक पहला होता है कि क्या कहते हैं, एक होता है ज्ञात से अज्ञात की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर। ठीक है, अज्ञात की ओर। ठीक है, या इसी को स्थूल से सूक्ष्म की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। ठीक है, सूक्ष्म की ओर, और इसी को कहते हैं जो है एक जो विशिष्ट से सामान्य की ओर। क्या, विशिष्ट से सामान्य की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर को बात ये नियम की ओर यहाँ चलते हैं। इसके जो प्रतिपादक है अरस्तु महोदय ने किया था। इसमें तीन शिक्षण सूत्र का प्रयोग किया जाता है। क्या है, इस ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर। ठीक है, ये चीज यही चीज जाननी। तो अब बता दिए, सबसे पहले नियम उदाहरण बताया जाता है, फिर जो है नियम उदाहरण से नियम की ओर चलते हैं। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं कौन सी विधि है, निगमन विधि। देखिए निगमन विधि को आप समझिए जो है, इसको क्या कहते हैं, इसको जो है डिडक्टिव मेथड क्या कहते हैं, क्या, डिडक्टिव मेथड। ठीक है, इसको डिडक्टिव मेथड बोल लेंगे। ठीक है, आप ये जानते रहिए, डिडक्टिव मेथड में कहेंगे इसका जस्ट उल्टा होता है। इसमें क्या होता है, इसका जस्ट उल्टा होता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो है नियम से उदाहरण की ओर चलते हैं। इसमें क्या होता है, उदाहरण से नियम था कि उदाहरण से नहीं, इसको जो इसमें क्या होगा, नियम से उदाहरण की ओर चलेंगे। क्या है, नियम से उदाहरण की ओर। ठीक है, या चलेंगे जैसे नाम से देखो, यहाँ से जैसे निगमन है तो आप समझिए नियम। ठीक है, आगमन है, ठीक है, ये स्वर है, तो यहाँ समझ लीजिए भी इसका स्वर आएगा उदाहरण। ठीक है, ऊ से आ रहा है ना,
तो आ से आप स्वर समझिएगा, तो आ से क्या है आ, इसमें जो उदाहरण उदाहरण में क्या है, स्वर से ऊ से शुरू हो रहा है, तो समझ लीजिए स्वर स्वर एक तरफ है और व्यंजन व्यंजन एक तरफ है, ठीक है। ऐसा ट्रिक मेथड आप समझिए ताकि थोड़ा आप कंफ्यूज ना होइएगा, ठीक है। अब ये भाई मैंने बता दी, इसका जस्ट ये उल्टा होता है, ठीक है। इसका भी जो प्रतिपादन किया तो वो भी जो है अरस्तु महोदय ने इसके बारे में बताया था, ठीक है। ये चीज हो गया। अब देखते हैं भाई आगे क्या है, निरीक्षण विधि। क्या है, निरीक्षण विधि। इसमें क्या होता है, बालक जो है किसी भी चीज को क्या करता है, निरीक्षण करके या ऑब्जर्वेशन करके क्या है, हाँ, ऑब्जर्वेशन करके उस चीज को वो सीखता है, मतलब जानता है, ठीक है। कोई चीज को सामने होता है तो उसको वो निरीक्षण करके वो देखता है, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्या है, प्रदर्शनी विधि। प्रदर्शनी विधि में क्या होता है कि बच्चे के सामने जो है, जो आप बताते हैं, जो सिखाते हैं, समझाते हैं, हो सके तो आप उसको प्रदर्शन करिए। जैसे मतलब भारत के बारे में बता दें, भारत मैप बना दीजिए, मतलब बना के दिखा दीजिए, या तो क्लास में होना चाहिए, या वर्ल्ड मैप होना चाहिए। जैसे आप मतलब बता रहे हैं ताजमहल के बारे में, तो हो सकता है कि ताजमहल के चित्र दिखा दीजिए, नहीं तो टूर वगैरह करा दीजिए वहाँ, ठीक है। ये चीज कहता है कि प्रदर्शन विधि का, इसी को डेमोन्स्ट्रेशन मेथड भी कहा जाता है, मतलब चीज को डिमॉन्स्ट्रेट कर दीजिए, मतलब उसको दिखा दीजिए, ठीक है। ये चीज हो गया। अब यहाँ देखते हैं विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, ठीक है। फिर वही चीज आ गया ना, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर होता है, एक संश्लेषण से विश्लेषण की ओर होता है। इसमें यही चीज होता है कि किसी चीज को क्या होता है, टॉपिक को टुकड़ों टुकड़ों में बांट दीजिए। क्या, वी फॉर विभाजन, यहाँ भी आप लिख सकते हैं, वी मतलब विभाजन, ठीक है। एक हो गया विश्लेषण, अब एक हो गया विभाजन, ठीक है, विभाजन, ठीक है। ये हो गया विश्लेषण। विश्लेषण समझ लीजिए विभाजित कर देना, ठीक है। मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में उसको डिवाइड करना, फिर उस सबको जो है जोड़ देना, फिर उसी को कहते हैं, क्या कहते हैं, विश्लेषण संश्लेषण की विधि हो जाती है, ठीक है। ये चीज हो गया एनालिसिस से सिंथेसिस, ठीक है, इंग्लिश में। अब अगला देखते हैं खेल विधि, ठीक है। खेल विधि का आप समझिए, ये सबसे ज्यादा ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कई बार 69 वैकेंसी जो हुई थी उसमें पूछा था खेल विधि के प्रतिपादक कौन थे। तो आप इसमें जानते रहिए, जो है इसके जो प्रतिपादक या इसके जनक जो माने जाते हैं, कार्ल कार्लवेल कुक, कार्लवेल कुक, ठीक है। कुक जो इसको मतलब जनक माने जाते हैं। इसमें क्या होता है, बच्चे को जो है स्वतंत्र रूप से जो है छोड़ दिया जाता है, उसको जो मतलब घूमने के लिए, मुस्कुराने के लिए, टहलने के लिए वो स्वतंत्र होता है। इसी के माध्यम से जो है मतलब खेल खेल के माध्यम से उसको सिखाया जाता है, ठीक है। ये चीज ये कहते हैं कार्लवेल कुक महोदय, ठीक है। अब आगे देखते हैं किंडरगार्टन। देखिए कंफ्यूज होते हैं, खेल विधि सब मार देते हैं कॉल, जैसे किंडरगार्टन के प्रतिपादक कौन है, फ्रॉबेल महोदय। तो यही जानते हैं कि फ्रॉबेल ही मतलब खेल विधि का मतलब बताए होंगे, ठीक है। तो फ्रॉबेल महोदय क्या कहते हैं, हमने बताया था कि जब पढ़ रहे थे व्यक्ति भिन्नता के जो विशेष सिद्धांत थे, हमने बताया था किंडरगार्टन में फ्रॉबेल क्या कहते हैं, बच्चे जो होते हैं माली रूपी पौधे होते हैं, जो अध्यापक होते हैं वो माली होते हैं। बच्चे को जो विकास होता है माली रूपी वातावरण में, उसका विकास होने दीजिए, मतलब होना चाहिए, ठीक है। ये चीज इसमें कहते हैं। अब देखते हैं अन्वेषण विधि। हमने बताया था इसमें जो है उपहारों के माध्यम से वो मतलब आपको वो सिखाया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं अन्वेषण विधि। अन्वेषण विधि भी आपको इससे पहले हम थोड़ा बहुत आपको हम परिचय करा दिए, ठीक है। तो अन्वेषण विधि को कहते हैं ह्यूरिस्टिक मेथड। क्या कहते हैं इंग्लिश में, ह्यूरिस्टिक मेथड, ठीक है, ह्यूरिस्टिक मेथड। आप इसको थोड़ा डिटेल समझिए, इसीलिए इसको मैं लास्ट में लिखे तो इसको और हम मतलब डिटेल इसका कर सकें, ठीक है। ह्यूरिस्टिक मेथड जो होता है ये लैटिन भाषा के, कौन सा शब्द है ये, लैटिन भाषा के ह्यूरिस्टिको से बना है। किससे, लैटिन भाषा के ह्यूरिस्टिको से ये बना है, ठीक है। लैटिन भाषा के ह्यूरिस्टिको से ये बना होता है, जिसका अर्थ क्या होता है कि मैंने खोज लिया, मैंने खोज लिया। इसको हम आपको पहले भी बता चुके हैं, मैंने खोज लिया, ठीक है। इसमें क्या कहते हैं, जो बच्चे के सामने जो होता है तमाम तरीके के जो समस्याएं होती है उसको प्रस्तुत कर दी जाती हैं, और उसी समस्या को समाधान करने के जितने भी उपकरण होते हैं, आवश्यक उपकरण, जैसे किताबें हो गई, लाइब्रेरी हो गई, वो सब उसको मतलब उसके सामने रहती हैं। और अध्यापक क्या होता है इसमें, सिर्फ उसका पथ प्रदर्शक के रूप में वो रहता है, और इसमें उसी के माध्यम का प्रयोग करके वो समस्या का समाधान करता है, ठीक है। अब फिर समझिए कि बच्चे के सामने जो तमाम तरीके की समस्या प्रस्तुत कर दी जाती है, और उस समस्या से संबंधित मतलब समस्या को समाधान करने के लिए जितने भी उपकरण होते हैं उसको भी उपलब्ध करा दिया जाता है, और अध्यापक जो है पथ प्रदर्शक के रूप में होता है,
और बच्चे उस समस्या का समाधान वो स्वयं से वो करते हैं। और ऐसी विधि में क्या होता है, छात्र ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, क्रियाशील होता है, वो ज्यादा से ज्यादा एक्टिव होता है, ठीक है, या सक्रिय होता है, ठीक है। इसमें पूछता है सबसे ज्यादा इसमें क्या होता है, इसमें जो छात्र होता है, इसमें छात्र क्या होता है, सबसे ज्यादा सक्रिय रहता है। क्या होता है, सक्रिय रहता है, गतिशील रहता है, ठीक है, गतिशील रहता है, या इसे क्रियाशील होता है, कुछ भी कह सकते हैं, क्रियाशील होता है, मतलब इस छात्रों की भूमिका ही होती है। बल्कि जो शिक्षक होते हैं, मास्टर जी लोग, इनकी क्या भूमिका होती है, ये क्या करते हैं, ये सिर्फ पथ प्रदर्शक के रूप में होते हैं, पथ प्रदर्शक के रूप में होते हैं, ठीक है, या सुगमकर्ता के रूप में होते हैं, क्या सुगमकर्ता के रूप में होंगे, ठीक है, या मार्गदर्शक के रूप में होंगे, जो भी आप कह सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन यहाँ बने हुए हैं, ठीक है। कभी पथ प्रदर्शक देगा, कभी सुगमकर्ता, कभी मार्गदर्शक, ठीक है, के रूप में ये होते हैं। इसमें आपको बता दिए ये चीज होता है। अब इसके देखते हैं, इसमें जो है समस्या को समाधान करने के लिए इसके कुछ सोपान है, ये मेनली 7 सोपान दिए गए हैं, ठीक है। और ज्यादातर ये कहाँ प्रयोग किया जाता है, विज्ञान सब्जेक्ट में ये ज्यादा प्रयोग की जाती है, ठीक है। अब देखते हैं इसके जो है 7 सोपान है, 7 सोपान वहां आपको नहीं बताए थे, यहाँ आपको हम डिफाइन करते, ठीक है। इसमें क्या कहते हैं, बच्चे के सामने मान लीजिए आप समस्या प्रस्तुत करेंगे, तो सबसे पहले क्या होगा, समस्या का क्या होगा, समस्या का चयन करना, क्या है, पहला जो होगा समस्या का चयन, समस्या का चयन, ठीक है, या इसी को जो है सामना करना, ठीक है, समस्या का चयन या समस्या का सामना करना है। फिर क्या होता है, अगला आएगा, फिर जो है समस्या को समझना। भाई आपके पास कोई होगा तो समस्या को आप समझेंगे, आप समस्या को समझना, समस्या को समझना, ठीक है, प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड, ठीक है। अभी हो गए प्रॉब्लम, समस्या को समझ गए, जब समस्या को समझ गए तो क्या करेंगे आप, जो है उस समस्या से संबंधित जो भी होंगे आंकड़े आप इकट्ठा करेंगे। क्या करेंगे आप, तीसरा क्या है, समस्या से संबंधित जो है आंकड़े इकट्ठा करना। क्या करेंगे, आंकड़े इकट्ठा करेंगे, ठीक है। अभी को बता रहे हैं अच्छे से, समस्या से संबंधित आंकड़े इकट्ठा करेंगे, ठीक है। जब आंकड़े इकट्ठा कर लिए तो आप क्या करेंगे, आप जो है आंकड़ों का, जो आंकड़े हैं तो आंकड़ों क्या करेंगे, आंकड़ों का विश्लेषण करेंगे। क्या करेंगे, आंकड़ों का विश्लेषण करेंगे, ठीक है, आंकड़ों का विश्लेषण करेंगे, विश्लेषण करना, ठीक है। जब आंकड़ों का विश्लेषण कर लिए तो क्या करेंगे, पांचवा जो है परिकल्पना का निर्माण करेंगे, ठीक है, परिकल्पना का निर्माण, ठीक है, परिकल्पना का निर्माण या हाइपोथेसिस, ठीक है। फिर जब परिकल्पना का निर्माण करेंगे तो आप जो क्या करेंगे, उसको चिन्हित करेंगे, भैया क्या हम मतलब सही किए नहीं किए हैं, इसमें क्या चयन है, क्या कहते हैं कि परिकल्पना को तरह तरह के परिकल्पना का निर्माण तो कर लिए, अब तरह तरह की परिकल्पना का क्या करेंगे, परिकल्पना का सोचेंगे कौन कौन सा परिकल्पना का चयन करें, फिर या सोचेंगे परिकल्पना कौन सा निरीक्षण करें, तभी तो आप उसको रखेंगे, ठीक है। जब लास्ट में हम चयन कर लिए, निरीक्षण कर लिए, तो सातवां क्या होगा, सातवां होगा जो है, तो आप जो है एक निष्कर्ष पर पहुंच जाएंगे, ठीक है, स्वीकृत परिकल्पना होगा, ठीक है, क्या होगा, एक स्वीकृत परिकल्पना का निर्माण हो जाएगा, ठीक है, स्वीकृत परिकल्पना मतलब, ठीक है। अब देखिए ये चीज कहता है, अब बच्चे सामने कोई समस्या आएगी तो समस्या को सबसे पहले सामना करेगा, चयन करेगा, ठीक है, फिर उस समस्या को समझेगा, भाई समस्या का लेवल क्या है, हमारे लेवल का है कि नहीं, ये हो गया। फिर मान लीजिए, जैसे आप मान लीजिए उसको भाग दे दिए या आप एक गुणा दे दिए, ठीक है, मान लीजिए आप दे दिए 7 8 6 9, फिर आपको दे दिए यहाँ 8 9, ठीक। अब जो है इस समस्या बच्चे को दे दी है, तब क्या करेगा, सबसे पहले समस्या का चयन करेगा, समस्या जाने समस्या किस तरीके की है, मैथमेटिकल है समस्या, क्या है, गुणा है, इसका वो सामना किया, चयन किया ना। अब क्या, समस्या को समझना, समस्या को समझे मैंने जब गुणा करना है उसको मल्टीपल करना है, तो क्या सोचेगा, समझेगा, समझने का मतलब सोचे पहले 8 9 का कम से कम टेबल भी हमको आना चाहिए, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, पहाड़ा भी आना चाहिए, ठीक है। अब क्या करेगा, समस्या से संबंधित आंकड़े इकट्ठा करना। आंकड़े इकट्ठा करने क्या है, यही है कि भाई इसको एक दूसरे से मल्टीप्लाई करना है,
फिर सोचेगा 9 से 9 करना है, 9 से 6 में करना है, ये सब करना है, तो इसी संबंध क्या आंकड़े इकट्ठा करेगा। ठीक है, ये हो गया। अब आप समझ जाते आंकड़ों का विश्लेषण करेगा, फिर जो मल्टीप्लाई करेगा उसको क्रॉस वेरीफाई करेगा, क्रॉस चेक करेगा। ठीक है, वही कर रहा है आंकड़ों का क्या करेगा, इकट्ठा के आंकड़ों का विश्लेषण किया, वही चीज को वो विश्लेषण किया। ठीक है, फिर जो है परिकल्पना का निर्माण करा। ठीक है, हालांकि इसको देखा, अब भाग देखेगा पहले सोच लेगा कि जो क्या करना हमको, भाग मतलब गुणा करना, मतलब मल्टीप्लाई वगैरह करना है, मतलब गुणा है। ठीक है, ये परिकल्पना का निर्माण। देखिए परिकल्पना मतलब होता है कि किसी भी समस्या का जो होता है, किसी समस्या का संभावित जो हल होता है, ठीक है, जो किसी समस्या का संभावित हल ही जो है परिकल्पना होता है। ठीक है, अभी आपको और अच्छे बताएंगे। ये हो गया परिकल्पना निर्माण कर लिए, फिर उसका निरीक्षण कर लिए, और फिर जो एक आप उसको अच्छे से फिर लास्ट में सबको गुणा करके बाद में जोड़ दिए, तो आपको रिजल्ट आ गया, अच्छे से उसका स्वीकार हो गया, और सही हो गया आपका। अब और इसको समझिए परिकल्पना। परिकल्पना मतलब होता है कि जैसे किसी भी चीज को जो स्वीकृत, जो पहले से जो आप एनालिसिस कर दीजिए कि ऐसा ऐसा चीज होगा, जो अनुमान लगा दीजिए, किसी भी समस्या का जो समाधान है उसका जो हल करते हैं, जो अनुमान लगाते हैं, वही जो है परिकल्पना होता है। ठीक है, ये चीज हो गया। अब यहाँ देखा जाए तो आपका शिक्षण विधि पूरी तरीके से आपका यहाँ कंप्लीट हो जाता है। चलिए इसको वीडियो को अच्छे से आप देखिएगा, और चलिए इसके साथ अब अगली क्लास मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।